हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फोकस फॉर फाइनल्स में। तो आज मैंने फिर से आप लोगों के लिए 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि रिव्यू सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए एमडीसी हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो देर ना करके हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो ये है आप लोगों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, 4 मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम लोग तुरंत इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। दूसरा है क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारणों का वर्णन करें। तीसरा है पाकिस्तान आंदोलन का वर्णन करें। और चौथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदान का मूल्यांकन करें। तो चलिए देर ना करके हम लोग जल्दी से इसके आंसर्स को डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिससे महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसात्मक ढंग से विरोध प्रकट कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। यह आंदोलन शांतिपूर्ण, असहयोग और स्वराज प्राप्ति के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। इसके पीछे कई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण थे। तो ये जो स्वतंत्रता आंदोलन थी, असहयोग आंदोलन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चरण था, और ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में शुरू किया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था, और यह आंदोलन जो है ये शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन था, और स्वराज के प्राप्ति के लिए, मीन्स भारत के लिए। और इसके पीछे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण भी थे। सबसे पहला जो हमारा एक्ट है वो है रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में शुरू किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिससे बिना मुकदमा और बिना अपील के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। यह कानून भारतीयों के नागरिक अधिकारों का हनन था। इससे जनता में भारी आक्रोश फैल गया। तो ये जो रॉलेट एक्ट है ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिससे मुकदमा और बिना अपील के किसी को भी गिरफ्तार किया जा रहा था, ठीक है। और यह कानून जो था ये भारतीय नागरिकों के अधिकार को हनन करने के लिए था। इससे जनता में भारी आक्रोश फैल गया था, ठीक है। दूसरा जो है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर द्वारा अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे और शांतिपूर्ण लोगों पर गोली चलवाकर सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई। यह घटना भारतीयों के दिलों पर गहरा असर छोड़ गई और ब्रिटिश शासन के प्रति विश्वास पूरी तरह टूट गया। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था ये बहुत ही दर्दनायक हत्याकांड था, ठीक है। तो यह जो था ये जनरल डायर के द्वारा अमृतसर में चलाया गया था, ठीक है। और इसमें किसी को भी निहत्थे मार दिया जा रहा था, गोली किसी को भी मार दिया जा रहा था गोली। और यह घटना भारतीयों के दिलों पर गहरा असर छोड़ गई और ब्रिटिश शासन के प्रति विश्वास जो था वो टूट गया था। तीसरा है खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के साथ अन्याय हुआ। भारतीय मुस्लिम समाज खलीफा को अपना धार्मिक नेता मानता था। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ा। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके बाद तुर्की के खलीफा के साथ अन्याय हुआ था। भारतीय मुस्लिम समाज खलीफा को अपना धार्मिक नेता मानते थे और महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ा, ठीक है। पांचवा, गांधी जी की रणनीति। महात्मा गांधी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सफल आंदोलनों के बाद महसूस किया कि अब राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश शासन का अहिंसात्मक विरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने स्वराज को राष्ट्र का लक्ष्य घोषित किया। तो महात्मा गांधी जो है वो चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के जो आंदोलन था वो सफल होने के बाद महसूस किए वो कि अब राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश शासन का अहिंसात्मक विरोध किया जाना चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए अब, ठीक है। और उन्होंने स्वराज को राष्ट्र का लक्ष्य घोषित किया, ठीक है। छठा नंबर जो है भारतीयों के बढ़ती राजनीतिक चेतना। लोकमान्य तिलक, गांधी जी और अन्य नेताओं के प्रयासों से लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। जनता अब ब्रिटिश शासन के असलियत समझने लगी थी और स्वराज की प्रभावना प्रबल हो रही थी। तो जो लोकमान्य तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, और गांधी जी और अन्य नेताएं जो थे वो प्रयासों से लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ा रहे थे। जो आम जनता थी उनमें राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई जा रही थी और जनता अब ब्रिटिश शासन की असलियत समझने लगी थी और स्वराज की भावना प्रबल हो रही थी। इसका निष्कर्ष है
इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें सरकारी पदों से इस्तीफा देना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों का त्याग, वकीलों द्वारा न्यायालयों का बहिष्कार जैसे कार्य शामिल थे। यद्यपि यह आंदोलन 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण बंद कर दिया गया, लेकिन इसने भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की भावना को गहराई से रोक दिया और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। ठीक है, तो आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखें। पाकिस्तान आंदोलन का वर्णन करें। पाकिस्तान आंदोलन भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिमों के लिए एक पृथक राष्ट्र की मांग को लेकर चला आंदोलन था, जिसका नेतृत्व मुस्लिम लीग और विशेष रूप से मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। यह आंदोलन 1940 के दशक में अपने चरम पर पहुंचा और अंततः 1947 में भारत का विभाजन कर पाकिस्तान के गठन के साथ समाप्त हुआ। पहला पॉइंट है धार्मिक आधार पर पृथकता की भावना। ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदू मुस्लिम संबंधों में कई बार तनाव आया। मुस्लिम समुदाय को यह आशंका थी कि स्वतंत्र भारत में हिंदू बहुसंख्यक होने के कारण उनका राजनीतिक और सांस्कृतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। सेकंड, मुस्लिम लीग का गठन। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में हुई थी, जिसका उद्देश्य मुस्लिमों के हितों की रक्षा करना था। समय के साथ यह संगठन मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग का प्रमुख मंच बन गया। तीसरा, खिलाफत आंदोलन का असफल परिणाम। 1920 के दशक में खिलाफत आंदोलन के असफल हो जाने के बाद मुस्लिम नेताओं में यह विश्वास बनने लगा कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। इससे अलगाव में भावना को बल मिला। चौथा, हिंदू मुस्लिम महासभा और मुस्लिम लीग की कट्टरता। जहां हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र की बात करने लगी, वहीं मुस्लिम लीग मुस्लिम राष्ट्र की। इससे दोनों समुदायों में वैमनस्य बढ़ा और सह अस्तित्व की संभावना कम होती गई। नेक्स्ट है 1940 का लाहौर प्रस्ताव। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की गई। यही प्रस्ताव आगे चलकर पाकिस्तान प्रस्ताव कहलाया। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें जितने भी मुस्लिम लोग थे उन्हें मिलाकर एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की गई और यही प्रस्ताव आगे चलकर पाकिस्तान प्रस्ताव कहलाया। नेक्स्ट है द्विराष्ट्र सिद्धांत। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं, जिनका धर्म, संस्कृति, इतिहास और रीति रिवाज अलग है, अतः वे एक साथ नहीं रह सकते। यह द्विराष्ट्र सिद्धांत पाकिस्तान आंदोलन की विचारधारा का मूल था। सातवां है अंग्रेजों की फुट डालो और राज करो नीति। ब्रिटिश शासन ने हिंदू मुस्लिम अलगाव को बढ़ावा दिया। उन्होंने संप्रदाय मतभेदों की हवा दी ताकि भारतीयों को एकजुट होकर आज़ादी की लड़ाई लड़ने से रोका जा सके। पाकिस्तान आंदोलन ने भारतीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। 1946 के चुनावों में मुस्लिम लीग को भारी सफलता मिली और अंततः ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन का निर्णय लिया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। यह आंदोलन भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक था। तो पाकिस्तान आंदोलन ने भारतीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया और 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग को भारी सफलता मिली। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन का निर्णय लिया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। एक नया देश बनाया गया जिसका नाम पाकिस्तान दिया गया। ठीक है, यह आंदोलन उपमहाद्वीप की इतिहास का सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक था। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस के योगदान का मूल्यांकन करें। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी और दृढ़ निश्चय नेता थे। वहीं जबकि महात्मा गांधी ने अहिंसा के रास्ते को चुना और वहीं बोस ने सशस्त्र संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग अपनाया। उन्होंने एक नारा दिया जो था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये जो स्लोगन था ये आज भी प्रेरणादायक है हम भारतीयों के लिए। पहला है प्रारंभिक जीवन और देशभक्ति। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ। वे अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी छात्र थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ और यह बहुत ही बुद्धिमान और तेजस्वी इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उन्होंने इंग्लैंड से ICS की परीक्षा पास की।
वह इंग्लैंड जाके पढ़े और वहाँ पे ICS की परीक्षा को पास करा, ठीक है। लेकिन देशभक्ति के कारण नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए, ठीक है। सेकंड नंबर, कांग्रेस में भूमिका। बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय रूप से जुड़े और 1938 तथा 1939 में अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो राष्ट्रीय कांग्रेस से 1938 तथा 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी और औद्योगिक विकास का समर्थन किया। गांधी जी के साथ विचारों के मतभेद के कारण उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी बनाई। देखिए, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी है, इससे आपको 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी किसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है यूरोप और जापान की यात्राएं। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, इटली और जापान जैसे देशों से संपर्क स्थापित किया और भारत की स्वतंत्रता के लिए सहायता मांगी। जर्मनी में उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। देखिए, यहाँ भी है आज़ाद हिंद रेडियो, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना किसने की और कहाँ पे की, ठीक है। तो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी, इटली और जापान जैसे देशों से संपर्क किया और भारत के लिए सहायता मांगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन। 1943 में बोस ने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज INA का गठन किया। इसका उद्देश्य सैन्य बल द्वारा भारत को स्वतंत्र कराना था। उन्होंने भारतीय युद्ध बंदियों और प्रवासी भारतीयों को संगठित कर सेना बनाई। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में किया गया और यह जापान के सहयोग से हुआ था। इसका उद्देश्य सैन्य बल द्वारा भारत को स्वतंत्र कराना था, ठीक है। 5वां जो है अंडमान निकोबार का स्वतंत्र घोषित करना। बोस ने अंडमान निकोबार द्वीपों को शहीद और स्वराज द्वीप नाम देते हुए भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की। यह कदम प्रतीकात्मक रूप से भारतीय स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता था। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप का नाम शहीद और स्वराज द्वीप के नाम दिया और इसे स्वतंत्रता घोषणा की, ठीक है। तो ये सब जो है, ये सब आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन के पूछ सकता है। मृत्यु और रहस्य। 1945 में बोस के एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। तो 1945 में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई विमान दुर्घटना में और उनकी मृत्यु को आज भी रहस्य बना हुआ है। उनकी अनुयायियों का मानना है कि वे जीवित बचे और गुप्त रूप से भारत लौटे। तो सुभाष चंद्र बोस का योगदान केवल सैनिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि उनके विचार, संगठन क्षमता और प्रेरणादायक नेतृत्व के लिए भी स्मरणीय है। उन्होंने भारतीयों में आत्मगौरव और संघर्ष की भावना को जागृत किया। भले ही उनका मार्ग गांधी जी से अलग था, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, भारत की स्वतंत्रता, ठीक है। तो हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन जो है वो क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारणों का वर्णन करें। भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई कई रूपों से लड़ी गई। एक ओर महात्मा गांधी जैसे नेता अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता अपना रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ युवा देशभक्तों ने अंग्रेजों को ताकत से जवाब देने का रास्ता चुना। इसे ही क्रांतिकारी आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन की शुरुआत 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई। इसके पीछे कई कारण थे, आइए इन्हें सरल भाषा में समझते हैं, ठीक है। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियाँ। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा जमाने के बाद कई ऐसे कानून बनाए जो भारतीयों के खिलाफ थे। उन्होंने भारतीयों से ज़्यादा टैक्स वसूला, भारतीय उद्योग धंधे बंद करवा दिए और लोगों को गरीब में धकेल दिया। इसके अलावा भारतीयों को सरकारी नौकरियों में भी उचित स्थान नहीं मिलता था। यह सब देखकर युवाओं में गुस्सा बढ़ता गया। तो अंग्रेज जो थे वो भारत पर कब्जा जमाने लगे और कानून बनाए जो भारतीयों के खिलाफ था। अंग्रेजों ने हम लोगों से, भारतीयों से टैक्स वसूला, भारतीय उद्योग धंधे जो थे जितने भी थे वो बंद करवा दिए और लोगों को गरीबी में ढकेल दिया। इसके अलावा भारतीय की सरकार जो थी वो
भारतीयों को सरकारी नौकरियां भी उचित स्थान पर नहीं मिलता था। ठीक है, इससे यह सब देखकर युवाओं में गुस्सा बढ़ता गया। दूसरा जो है 1857 की क्रांति का प्रभाव। सन 1857 में भारत की पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। यह लड़ाई भले ही असफल रही, लेकिन इसने देश में आज़ादी की भावना पैदा कर दी। इससे कई युवाओं को प्रेरणा मिली कि अगर हम एकजुट हो तो अंग्रेजों को हरा सकते हैं। तीसरा है बंग भंग 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह फैसला सांप्रदायिकता फैलाने के लिए लिया गया था, जिससे हिंदू और मुस्लिमों में दूरी बढ़े। पूरे देश में इस फैसले का विरोध हुआ। जब विरोध के बावजूद अंग्रेज पीछे नहीं हटे तो कुछ युवाओं ने सोचा कि अब केवल विरोध से कुछ नहीं होगा, बल्कि हथियार उठाने होंगे। चौथा, असहयोग आंदोलन की असफलता 1922 में। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें अंग्रेजी सरकार से किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की बात कही गई। लेकिन जब 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो कई युवाओं को निराशा हुई। उन्होंने सोचा कि जब भी आंदोलन की गति पकड़ता है उसे बंद कर दिया जाता है, इसलिए उन्होंने खुद आगे बढ़कर क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की। ठीक है। पांचवा, विदेशी क्रांतिकारी आंदोलन से प्रेरणा। भारत के युवाओं ने रूस, फ्रांस और आयरलैंड जैसे देशों के क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में पढ़ा। उन्हें लगा कि अगर इन देशों के लोग हथियारों के बल पर आज़ादी पा सकते हैं तो भारत में भी ऐसा किया जा सकता है। छठा जो है देशभक्त नेताओं की भूमिका। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई। इन्होंने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इससे युवाओं में जोश आया और वे लड़ाई के लिए तैयार हुए। क्रांतिकारी आंदोलन भारत के युवाओं के देशभक्ति और साहस का प्रतीक था। वे जान के बाजी लगाकर देश को आज़ाद कराने में जुटे थे। भले ही उन्होंने हिंसा का रास्ता चुना, लेकिन उनका उद्देश्य पवित्र और देश हित में था। यही कारण है कि उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य माना जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे आपको अच्छे से पढ़कर जाना है और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको 1 मार्क से क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो कुछ पॉइंट्स है वो याद रखें। तो बेस्ट ऑफ लक कल के एग्ज़ाम के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।